कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा मरहला। जिला जनूबी के 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा मरहला है। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर, बताएगा किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है? कराची में जो पहला लॉकडाउन है गुज़िश्ता रात 12 बजे जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन महकमा हेल्थ की जानिब से अभी भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों को हॉट स्पॉट कर दिया गया है। इसी वजह से गरबी मजीद में जो है मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है जो लगाया गया है। तो जनूबी में भी जो है उसके 5 टाउन के अंदर जो है स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसका बाकायदा डिप्टी कमिश्नर साउथ ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। जिला जनूबी में जो स्मार्ट लॉकडाउन होगा और दीगर जो अजला के खिलाफ में स्मार्ट लॉकडाउन होगा वो 16 जुलाई तक जो है वो नाफिज रहेगा। जिला जनूबी का इलाका है डिफेंस राहत की तमाम जो कमर्शियल मार्केटिंग है वो वहाँ पर ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इस इलाके की तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। इसके अलावा ब्लॉक 4 के तमाम इलाके और रेस्टोरेंट्स और जितनी भी तजारती मार्केटें हैं उन्हें भी जो है बंद रखा जाएगा 15 दिन के लिए। बास आइलैंड और मुलायका इलाके, इसके अलावा 6 हाउस में खारागंज, खोड़ी गार्डन, मच्छी मियानी मार्केट गार्डन और दीगर इलाके शामिल है जहां पर ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया। ठीक है अब्दुल कदीर राना, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की बदौलत अस्पतालों में मरीज कम है। SOPs पर अमल दरामद से वबा के फैलाव में कमी आ रही है। वेंटिलेटर्स पर जून की निस्बत मरीज कम है। जुलाई के आखिर तक सूरत हाल बेहतर रही तो मुंतासरीन 4 लाख से कम होंगे। कराची में सूरत हाल में बेहतरी नजर नहीं आ रही। शहर अकायद में सूरत हाल की बेहतरी के लिए मजीद काम करेंगे। आप आज देखें, हम और कल तक के हमारे आदादोशुमार हम देख रहे थे तो जून के वस्त में जहां पर हम खड़े थे उससे आज कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज ऑक्सीजन के ऊपर हैं, चाहे वो लो फ्लो हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, वो मरीज आज जून के वस्त में जहां पर थे हम उससे कम हैं आज। गुजरांवाला में स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी, 4 इलाकों को डी सील कर दिया गया। कोरोना वबा के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। मजीद जानेंगे रईस खुर्शीद से। रईस, बताएगा कौन कौन से इलाकों को डी सील किया गया है? आज बिल्कुल कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद के बाद जो गुजरांवाला में 6 इलाके थे उनमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था जिले इंतजामिया की जानिब से, लेकिन जो है गुज़िश्ता रोज जो है 4 इलाकों को डी सील किया गया। महकमा हेल्थ की जो सिफारिशात के मुताबिक जो 4 इलाके डी सील किए गए उनमें जो है जो मॉडल टाउन है, सेटेलाइट टाउन शामिल है, किला चार सिंह शामिल है और अहमद नगर है। जबकि 2 इलाके वहां पर अभी तक जो है स्मार्ट लॉकडाउन है जिनमें वापटा टाउन है। वापटा टाउन के अलावा पीपल्स कॉलोनी के वो इलाके हैं जहां पर 1 माह के दौरान जो है पिछले 1 माह के दौरान सबसे ज्यादा कोरोना केसेज जो रिपोर्ट हुए थे, मगर बाकी इलाकों में नुमाया कमी कोरोना केसेज के जो केसेज है उनमें नुमाया कमी के बाद उन इलाकों को महकमा हेल्थ की सिफारिशात पर जो है डी सील कर दिया गया। तो आपको बताता चलूं तो रीजन भर में अभी जो है 7,816 केसेज है कोरोना के, जबकि गुजरांवाला में 3,182 केसेज है कोरोना वायरस के। और नुमाया कमी 1 हफ्ते के दौरान देखी गई है जिन इलाकों में से जिन इलाकों को डी सील किया गया वहां पर पहले जो है रोजाना की बुनियाद पर 40 से 50 केसेज जो है गुजरांवाला में रिपोर्ट हो रहे थे, मगर स्मार्ट लॉकडाउन के बाद ये तादाद काफी कम हुई है। 12 से 15 और 20 तक ये केसेज जो है रिपोर्ट होना शुरू हुए, जिसके बाद जो है इन इलाकों को डी सील कर दिया गया। DC गुजरांवाला का कहना है कि बाकी जो 2 इलाके हैं वहां पर भी स्मार्ट लॉकडाउन है और जो जब वहां पर नुमाया कमी कोरोना केसेस में आएगी तो उन इलाकों को भी 15 जुलाई से पहले जो है वो डी सील कर दिया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद। मुल्तान के 3 इलाकों में किया गया स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, जिसके बाद मामूलात जिंदगी फिर से बहाल हो गई है, लेकिन इसके साथ ही अवाम के बेएहतियाती भी अरूज पर पहुंच चुकी है। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद अवाम ने दोबारा कोरोना हिफाजती SOPs की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं। मजीद जानेंगे अहमद काशफ से। अहमद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्तान के 3 मुख्तलिफ इलाके थे, MDA चौक, शाह रुकन आलम और न्यू मुल्तान के कुछ इलाका जात शामिल थे कि जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया गया था। कारोबारी ज़िंदगी अब दोबारा से बहाल यूं हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन के जो इलाका जात थे वहां पर अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। कारोबारी ज़िंदगी दोबारा से बहाल हुआ है और इस वक्त भी देखा जा सकता है कि वो बैरियर्स जो कि लगाए गए थे ताहाल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको एक तरफ कर दिया गया है। कुर्सियाँ जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि अभी इंतजामिया ने यहाँ से नहीं उठाई। लेकिन अफसोस के साथ इस चीज़ को बताना पड़ता है कि स्मार्ट लॉकडाउन के ख़त्म होते ही फिर से जो खिलाफ वर्जियाँ थी दोबारा वैसे नजर आने लगी हैं। बगैर मास्क के लोग जो हैं वो दोबारा से आना जाना वैसे ही उनका लगा हुआ है। मार्केटों में भी और दूसरी जगहों पर भी इसी तरीके से ही जो है वो बगैर SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जो है वो जारी हैं और SOPs पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। यहाँ ज़रूरत बनती है कि इंतज़ामिया इस हवाले से भी एक्शन ले और ख़ास तौर पर जो SOPs हैं कोरोना से बचाव के हवाले से उन पर जो है वो ख़ास तौर पर अमल दरामद करवाया जाए। जी अहमद काशिफ आप मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के बाद एक नई बीमारी कावासाकी ने जन्म ले लिया। रावलपिंडी के ओली फैमिली अस्पताल में एक मुश्तबा केस सामने आ गया है। कोरोना वायरस के बाद एक नई बीमारी सामने आ गई है। रावलपिंडी में कोरोना के बाद कावासाकी के वार, कावासाकी का शिकार सैकड़ों बच्चे अस्पतालों में दाखिल हैं। कावासाकी के अलामत का जायजा लिया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल, क्या कहना है अस्पताल इंतजामिया के इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बाद रावलपिंडी में भी एक नई बीमारी कावासाकी जो है वो सामने आई है। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में एक केस, मुश्तबा केस सामने आया है। जबकि MS डॉक्टर शहजाद से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि 100% जो है कंफर्म नहीं कहा जा सकता ये कावासाकी की बीमारी का मरीज है। अभी टेस्ट किए जा रहे हैं। अलबत्ता एक मरीज जो है वो कहते हैं सामने आया है कोरोना के बाद जो है वो कावासाकी बीमारी का। कावासाकी की बीमारी के अलामात में बुखार और खारिश, हाथों और पैरों में सूजन, गर्दन के रदूद का बढ़ जाना। बच्चों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद ये बीमारी जो है वो कावासाकी सामने आती है। बीमारी 5 साल से 10 साल के बच्चों को मुतासिर करती है। कोरोना वायरस से मुतासर बच्चों में कावासाकी बीमारी के साथ जो है वो रोनमा हो सकते हैं। जिन बच्चों को गुर्दे, दमा, जिगर और दिल की बीमारी हो उन बच्चों के लिए बीमारी सीरियस हो सकती है। कोरोना के बाद बच्चों को दोबारा बुखार हो जाना, इनके होंठ और जुबान सुर्ख हो जाती है। जबकि MS का मजीद ये कहना है कि एक जो मरीज सामने आया उसके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद ही कंफर्म किया जाएगा कि ये कावासाकी बीमारी के मरीज हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेल राजा आपका। मुल्क भर में कोरोना केसेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4087 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए। तदबीरें हुई नाकाम। आए रोज कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4087 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कोरोना केसेस की तादाद 2,21,896 हो गई। मुल्क भर में वायरस से मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 4,551 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में 8,929 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी। मजमूई तौर पर 1,13,626 मरीज सेहतयाब होकर घर पहुंच चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 89,225 हो गई। पंजाब दूसरे नंबर पर आ गया। मरीजों की तादाद 78,956 हो गई। KP में कोरोना वायरस के मुतासर मरीजों की तादाद 27,110, बलोचिस्तान में 10,666 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,195, आजाद जम्मू और कश्मीर में 1,160, गिलगित में 1,524 हो गई। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। मौसम की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। घंटों बिजली बंद होना मामूल बन गया है। कोरोना के बायस घरों में मौजूद शहरियों की जिंदगी अजाब बन गई है। हाय बिजली, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये वो सदाएं हैं जो आजकल गली गली मोहल्ले मोहल्ले सुनाई देती हैं। शदीद गर्मी में कराची से खैबर तक गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बिलबुला उठे हैं। शहरियों का शिकवा है कि कोरोना बाहर नहीं निकलने देता और बिजली की तवील बंदिश घर टिकने नहीं देती। करें तो क्या करें, किससे दुख बयान करें। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। शिकायत के बावजूद अमला बिजली बहाल करने न पहुँचा। कराची के कई इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान
गुलिस्तान हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, सफूरा में बत्ती गुल, लियाकताबाद, न्यू कराची, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी और इतराफ में भी मकीनों का बुरा हाल कर दिया। पेशावर और बलोचिस्तान का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग पर आवाम एहतजाज पर मजबूर है। फकीराबाद, कॉरपोरेशन, गुलबहार में बिजली गायब होना मामूल बन गया है। बुटबीर, माशोखेल के इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बासी दोहरी अजियत का शिकार होने लगे। सख्त गर्मी में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी शुरू हो गया। नवाही इलाकों के बाद मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बिजली बंद होने लगी। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, बताएगा किन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सामना है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है वहाँ पे सामना करना, दोहरी अजियत का जो है वो शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक जानब सख्त गर्मी जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर रिकॉर्ड की जा रही है, तो दूसरी जानब जो है वो गैर एलानिया सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पहले ही लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो नवाही इलाकों तक जो है वो इस्लामाबाद के दीगर इलाके जो है वो भी इसकी लपेट में आ गए हैं। हम की जानब से ये बताया जा रहा है कि कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो नहीं हो रही। ताम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बार बार आंख मचोली का सिलसिला जो है वो आइस्को हुकाम का ये मौकफ है कि ओवरलोडिंग के बायस जो है वो बाज़ इलाकों में बिजली जो है वो करना पड़ रही है। ताहम सूरत हाल जो है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स जो है वहाँ पे भी शाम तक जो है बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है, थोड़ी आती है और फिर गायब हो जाती है। इसी तरह से इस्लामाबाद के जितने हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो है वहाँ पे भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो गर्मी जो है वो और यहाँ पे आज 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पाया इस्लामाबाद में। इसके बावजूद जो है वो आइस्को से जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग या एलानिया लोड शेडिंग की वजह नहीं बताई जा रही और शहरी जो है वो दोहरी अजियत का ये पहले जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये गैरिंग का सिलसिला जो है वो नवाई इलाकों तक महदूद था। मुख्तलिफ सेक्टर्स और जिनमें पोस्ट सेक्टर्स भी शामिल जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसको शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ऐसी जाती है कि वापस ही नहीं आती। अता हुसैन से मजीद जान लेते हैं। अता, कराची के किन किन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है? आज बिल्कुल इलेक्ट्रिक की जो है मनमानी बदसूर जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक ने जो है शहरियों की जो है रात का चैन भी शहरियों से छीन लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाके लांडी, कोरंगी, पीछे जमशेद रोड, तीन अट्टी, सोल्जर बाजार एरिया और इससे मोहल्लिका दीगर इलाकों में जो है 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और के साथ साथ जो है जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से दूसरों जो आवाम पे सार्फिन पे ढाया जा रहा है वो है कि ओवर बिलिंग की जा रही है। एक तो लाइट 15 से 16 घंटे के दौरान जो है बंद होती है, उसके बावजूद बिल 20 से 25 हज़ार रुपये लोगों के हाथों में थमा जाते हैं। लोग एक तो लाइट से और गर्मी से परेशान है, दूसरा उनके हाथों में अगर बिल आ जाते हैं 25-25 हज़ार रुपये के तो वो मजीद परेशानी से दो चार होते हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे हम कहेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मसला है। आप मुझे बताएं लाइट कितनी जा रही है और ओवर बिलिंग आपको दी जा रही है? सर जी अस्सलाम वालेकुम। ओवर बिलिंग इतनी है कि जो है 25,000 रुपये का बिल आया। लाइट शेडिंग 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे कोई टाइमिंग नहीं है। एक मैसेज भेज दे इंटरप्शन हो रही है कनेक्शन है, वो सारी वजह जो है। लेकिन अगर पिछले महीने हमारा 8,000 रुपये का आया, इस महीने जो है 25,000 रुपये का बिल आया। इतना क्या कर लिया, हालांकि अब लोड शेडिंग ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन बिजली फिर भी नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि गुज़िश्ता माह जो है 8,000 का बिल आया, इस माह 25,000 रुपये का बिल आया। इस वक्त मैं के इलेक्ट्रिक के बाहर मौजूद हूँ जो शायर कायदीन पे है और मैं कहना आपको दिखाएं यहाँ पे अवाम की एक बड़ी तादाद भी हुई है और ये सिर्फ अपने ओवर बिलिंग जो है बिल कम कराने लिए यहाँ आए हैं ताकि उनको जो है 20 से 25 हज़ार रुपये के बिल दे दिए गए हैं। वो किस तरह जो है वो बिल अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर एक घर का फर्द जो है कमाने वाला वाहिद फर्द है, अगर उसकी माहाना तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये, अगर वो उसको 20 से 25 हज़ार रुपये का बिल दे दिया है तो वो किस तरह बिल को जमा करेगा। जबकि फॉल्ट के नाम पे भी के इलेक्ट्रिक जो है फॉल्ट के नाम पे भी कई घंटे जो है लाइट बंद कर देती है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। मुल्क भर में मानसून बारिशों का होने जा रहा है सिलसिला और इदारों ने नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया। शहरी हो जाएं तैयार, मुल्क में बारिशें एंट्री देने को हैं। जहां मौसम होगा सुहाना, गर्मी से बेचैन दिलों को आएगा करार। वहीं खतरा भी मंडलाने लगा है। शदीद बारिशों के बायस लोगों को सामना करना पड़ सकता है सैलाबी सूरत हाल का। मानसून का एक्टिव फेज आज मुल्क में दाखिल हो रहा है। तेज हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मकामी नदी नालों में
सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब और केपी में अभी तक नालों की सफाई के लिए फंड ही जारी नहीं किए जा सके। मुतवक्के बारिशों ने बरसाती नालों के तरफ की आबादियों को परेशान कर दिया। कराची की दास्तान और भी दर्दनाक है। यहाँ नालों की सफाई के नाम पर अरबों रुपए के फंड जारी किए गए, लेकिन सूरत हाल जू की तू है। नालों में कचरे के ढेर मौजूद हैं। इस वक्त शहर में कमोबेश 30 से ज्यादा छोटे बड़े बरसाती नाले हैं, जिनमें सफाई की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों का आगाज होने जा रहा है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने नदी नालों की सफाई के लिए कोई इंतजाम ताहाल नहीं किए हैं। मजीद जान लेते हैं सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद। आज बिल्कुल अब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से जो है मुल्क भर में मानसून की बारिशों का आगाज हो जाएगा, जो कि मंगल तक जारी रहेगा। और इस वक्त इस साल जो मुतवक्का तौर पर 20% से ज्यादा जो बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और बारिशों के स्टार्ट होने से कबल जो है हमेशा हर साल जो है पहले अलर्ट जारी की जाती है NDMA की जानब से कि बारिशों का मानसून बारिशों का आज से आगाज हो रहा है और इतने दिन तक जारी रहेगा। उसकी सफाई की सुथराई के लिए इंतजाम किए जाएं। लेकिन हमेशा की तरह इस साल भी जो है एक हफ्ता हो गया चुका है, NDMA की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुए, लेकिन अब तक जिला इंतजामी की तरफ से कोई भी एहलकार जो है इस्लामाबाद की जो नदी नाले हैं उनकी सफाई के लिए यहाँ पर नहीं आया। कोई फंड करोड़ा रोते नजर आते हैं, तो कोई जो उनको फंड मिले हैं वो ये कहते हैं कि हमने सफाई की है। लेकिन यहाँ पर अगर इंतजाम देखे जाएं तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ असवान के एक यहाँ पर नदी नाले के पास। और यहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन अगर मेरे रकम में दिखा सके तो ये पीछे मेरे रकम में ये नाला जहाँ पर गंद ही गंद नजर आता है। यहाँ पर ना तो सफाई सुथराई का कोई निजाम किया है यहाँ पर, और शहरी जो है यहाँ पर खुद जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है उसको आग लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो कि आलूदगी का बायस बन रहा है, साथ साथ जो मुख्तलिफ जगहों से यहाँ से गंदा पानी भी इस नाले में शामिल हो रहा है। सफाई सुथराई का कोई निजाम नहीं। शहरी यहाँ पर ये शिकायत करते नजर आते हैं कि ये पहले यहाँ पर पहले पुल बन नहीं रहा था, जब पुल बना तो उसके बाद से ये सफाई सुथराई का निजाम बिल्कुल ठप होकर रह गया है। जब बारिशें होती हैं तो हमारे घर में पानी दाखिल होता है और यहाँ पर बदबू और ताफन यहाँ पर फैला हुआ जगह पर, और साथ साथ बीमारियों का भी जो मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो जिला इंतजामी की तरफ से जब उनको मौका फिर उनके कहा गया तो वो ये कहते हैं कि हमने अपने इंतजाम अपनी तरफ से मुकम्मल किए हुए हैं और जैसे ही मानसून की बारिशों का आगाज हो जाता है तो उस वक्त आपको इंतजाम नजर आएंगे। लेकिन जो उसके बरक्स अगर देखा जाए इंतजाम देखे जाए तो इंतजाम जो है वो जूं के तू है। और अभी तक यहाँ पर कोई भी जिला इंतजामिया का कोई एहलकार यहाँ पर नहीं आया जो कि यहाँ पर सफाई सुथराई करता है। यहाँ पर ना कोई अमला आया, ना कोई गाड़ी जो कि कूड़ा करकट की जो रावलपिंडी में चूंकि पहले था कि जो उनके जो इदारे थे वहाँ पर वो अलबरका थी और डिफरेंट जो दिगर इदारे थे वो यहाँ पर घर से जाकर गंद वगैरह उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में ऐसा कोई निजाम नहीं है। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काजमी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर में पेश हो गए। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर में पेश हो गए हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील बताएगा ख्वाजा आसिफ को किन किन इल्जामात का सामना है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में आज ख्वाजा आसिफ जो है नैब अदालत नैब लाहौर ऑफिस में जो पेश अब से कुछ देर पहले पेश हो गए। जबकि नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ पर जो इल्जामात लगाए गए वो ये है कि मौजूदा जमीन से ज्यादा जमीन जो है इन्होंने फरोख्त की है, जबकि तजावीज इख्तियारात से ज्यादा जो तजावीज की है। जबकि नैब जराये के मुताबिक इस केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी जो है शामिल है। नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ पर इल्जामात ये लगाए गए कि कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में की गई इन्वेस्टमेंट के जराये बताए जाए। जबकि ख्वाजा आसिफ ने सोसाइटी इंतजामिया की मिली भगत से 137 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की है। वाज़ेह रहे कि ख्वाजा आसिफ को 26 जून को बजट सेशन में मसरूफ होने के बाद जो पेश नहीं किए हुए थे, आज सुबह से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ जो है नैब लाहौर में पेश हुए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। और अभी आपको बताएं कि खालिस्तान के रेफरेंडम ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। कश्मीरियों के बाद सिख भी मोदी के निशाने पर आ गए हैं। भारतीय एजेंसीज ने सिखों के खिलाफ कई मंसूबे शुरू कर दिए। भारतीय पंजाब में सिखों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए इकदाम जारी कर दिए हैं। ओन शिराजी से मजीद जान लेते हैं। ओन शिराजी, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी काशिफ, बिल्कुल देखिए, जहां एक तरफ जो है वो कश्मीरी भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत और बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी राह के जुल्म सितम का शिकार है, तो वहीं पे भारतीय शहरी भी इससे महफूज नहीं है। और अब एक नया इंकशाफ सामने आया है और ये इंकशाफ भारतीय खुफिया एजेंसी राह के कुछ ऐसे इक़दाम से मुतल्लिक है जो वो खालिस्तान की मूवमेंट को नाकाम बनाने के लिए कर रहे हैं। और इस हवाले से जराये ये बता रहे हैं कि
जो अक्सरियत है सिखों की, जो भारतीय पंजाब है उसको अकलियत में बदलने की जो है मुहिम शुरू की जा चुकी है। कुछ अर्सा में तकरीबन 51,000 के करीब ऐसे सिख ऑफिसर्स हैं जिनका तबादला पंजाब से दीगर जो है वो रियासतें वहां पे कर दिया गया और उनको साथ ये कहा गया है कि लाजमी तौर पे आपने अपनी फैमिली भी साथ लेके जाना है। उसके साथ साथ RSS के लोगों को जो है वो जमीनें दी जा रही हैं, RSS के लोगों को बसाने का मंसूबा बनाया जा रहा है और यही वही मंसूबा है जिस तरह का मंसूबा मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए तैयार किया गया कि हिंदुओं की अक्सरियत के लिए वहां पे उनको जो है वो रिहाइश पजीर किया जाए, उनको जमीनें दी जाए। उसके साथ साथ एक तबादकुन मंसूबा जो राज की जानब से शुरू किया गया है वो है जो सिख जवान है उनको नशे की लत लगाना, उनको नशा जो है मुख्तलिफ जराए से मुफ्त जो है वो दिया जा रहा है ताकि वो नशे के आदी हों और उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट जो है वो ना सिर्फ कमजोर हो बल्कि सिख कम्युनिटी जो है पंजाब में वो भी कमजोर हो। तो इब्तदाई तौर पे इन तीनों जो है तरीकेकार इन पे अमल शुरू कर दिया गया है मोदी सरकार की जानब से और रात के ये तीनों मंसूबे जो है इन काम शुरू है और इस हवाले से आने वाले दिनों में मजीद इक़दाम भी उठाए जाएंगे। जी ऑन शिराजी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 32 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 मुश्तरका टीमें शरीक हैं। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान बताएगा किन अजला में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क के जो 3 बड़े सूबे हैं बलोचिस्तान, सिंध और केपी के, वहां पे टिड्डी दल की मौजूदगी पर जो है वो ऑपरेशन जारी है। 32 मुतासरा अजला है जहाँ पे 966 मुश्तरका टीमें जो है वो हिस्सा ले रही है। 9,53,00,000 एकड़ रकबे पर सर्वे, जबकि 22 करोड़ 92 लाख एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन जो है वो अब तक मुकम्मल किया जा चुका है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक सर्वे कंट्रोल ऑपरेशन में जो है वो 5,082 से ज्यादा अफराद और 648 गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इसी तरह से पंजाब में पिछले 24 घंटों में जो है वो 1,07,704 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया है। सिंध में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,29,098 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया है और 6 अजला जो है वो टिड्डी दल से मुतासर है सिंध में, जहाँ पे जो है वो तकरीबन 8,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया गया है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,96,918 एकड़ रकबे पर सर्वे किया है। बलोचिस्तान में जो है वो सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। और कराची की मंजूर कॉलोनी में फायरिंग के वाकये में पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुमकिन तौर पर वाकया टारगेट किलिंग लगता है। अता हुसैन से मजीद बात कर लेता था। मंजूर कॉलोनी में फायरिंग के वाकये की तहकीकात में मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी बिल्कुल, कराची का इलाका मंजूर कॉलोनी है जहाँ पे मुसलमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हुआ था, जिसकी तफ्तीशी इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हादसे के मुकाम से 30 बोर के 3 पोल मिले हैं। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसलमान ने पुलिस एहलकार को टारगेट किया है। मुसलमान ने शलवार कमीज पहनी हुई थी, जबकि आगे वाले ने हेलमेट और पीछे बैठे हुए मुलजिम ने मास्क पहना हुआ था। एहलकार साउथ जोन मददगार 15 से ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था। एहलकार नमान महमूदाबाद का रिहायशी था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। मुलजिमान ने एहलकार से कुछ भी छीना नहीं है। मुलजिमान ने बस जाते हुए एहलकार का पिस्तौल जो है वो साथ ले गए हैं। वाक़ई की CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आता आपका। पंजाब भर में अपग्रेड होने वाले 1,145 स्कूलों की किताबें कम पड़ गई हैं। आपको बताएं कि अपग्रेड होने वाले स्कूलों में नहम और दहम की किताबें कम पड़ गई। किताबों की कमी से तुलबा का तालीमी साल जाया होने का खदशा है, जबकि तुलबा को इसी माह किताबें फराहम करेंगे, ऐसा कहा गया स्कूल इंतजामिया की जानिब से। आपको बताएं कि पंजाब में अपग्रेड होने वाले 1,145 स्कूलों में किताबें कम पड़ गई हैं। एहतसाब अदालत ने नैब को 6 अगस्त तक LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुअख्खर कर दी है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में LNG केस की समाअत हुई। नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए मोहलत की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि नया रिकॉर्ड मिला। ज़िमनी रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराहिल में है।
अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो 6 अगस्त तक जिमनी रेफरेंस दायर करे। शाहिद खान नबासी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई भी जिमनी रेफरेंस दायर होने तक मुअख्खर कर दी गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खान नबासी ने पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो गुज़िश्ता 2 साल से सिर्फ सवालनामे दे रहा है, बगैर किसी जवाज के गिरफ्तार किया गया, 8 माह तक कैद में रखा। नैब ने 70 दिन का रिमांड लिया, लेकिन इस दौरान एक सवाल तक नहीं पूछा गया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि कोई शहादत नहीं, कोई केस नहीं, बस दबाव बढ़ाने और सियासतदानों को बदनाम करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मुजरिम मोहसिन अली ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। असलम बताएगा, मोहसिन अली ने उम्र कैद का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। जी बिल्कुल, अहम पेश बात हुई है। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा था कि इस हवाले से एप्लीकेशन रही थी कि आज जो है डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के जो दूसरे मुलजिम है मोहसिन अली, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और उन्होंने ये इस्तदा की है कि जो दहशतगर्दी का फैसला है इसको करारदम करार दिया जाए और वो बेकसूर है। और तो इस हवाले से कल भी जो मुअज़्ज़म अली है उन्होंने भी इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। ताहम अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको समाज में मुकर्रर करता है या नहीं, ताहम इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। बहुत शुक्रिया असलम खोखर आपका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लाहौर ग्रामर स्कूल में तालिबात को हिरासत के वाक़े पर इंदराज मुकदमे के लिए दरखास्त दायर कर दी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लाहौर ग्रामर स्कूल में तालिबात को हिरासत के वाक़े पर इंदराज मुकदमे के लिए दरखास्त दायर कर दी। आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लाहौर ग्रामर स्कूल में तालिबात को हिरासत करने के वाक़े पर इंदराज मुकदमे के लिए दरखास्त दायर कर दी है। खबर दें आपको कि लाहौर में ग्रामर स्कूल में तालिबात को हिरासत के वाक़े पर इंदराज मुकदमा करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपको बताएं कि हिरासत के वाक़े पर इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। चेयरपर्सन सारा अहमद की जानिब से कहा गया है कि पुलिस के साथ केस के हवाले से राबते में हैं। मुतासरा तालिबात को इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार लाए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं जैन नकवी से। जैन, चेयरपर्सन सारा अहमद का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है और लाहौर ग्रामर स्कूल में तालिबात को जिनसी हरासनी के वाकयात पर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है और बाकायदा तौर पर थाना गालिब मार्केट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ जिनसी हरासगी की दफात के तहत FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई है। जबकि चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि प्राइवेट स्कूल में मासूम तालिबात को जिनसी हरासा करने के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं और पुलिस के साथ इस केस के हवाले से राब्ते में हैं और इस केस की कार्रवाई को देख रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मुतासरा तालिबात को इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार लाए जाएंगे। इस कार्रवाई से मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत मासूम बच्चियों को ज्यादती और तशद्दुद के वाकयात से महफूज रखने के लिए कोशा है। मुतासरा तालिबात को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तावन जो है वो फराहम किया जाएगा। दरख्वास्त जो है वो बाकायदा तौर पर थाना गालिब मार्केट में दर्ज करवा दी गई है। ताल अभी तक इस पे जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जो मुकदमा दर्ज होगा तो उसके मुताबिक जो है वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब CCPO लाहौर ने 1 जुलाई को जो है वो SSP ऑपरेशन पे 72 घंटे में रिपोर्ट तलब की। तो आज ये भी कभी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि इस मामले पे जो SSP ऑपरेशन है वो तहकीकात मुकम्मल करके CCPO दफ्तर में जो है वो रिपोर्ट भी पेश करेंगे। उसके बाद जो है वो मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैन नकवी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, रेलवे में बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायत खत्म कर दी गई। रेलवे में बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायत खत्म कर दी गई है। बुजुर्ग शहरियों को टिकट्स में 50 से 100% रियायत दी गई थी। 65 साल की उम्र के बुजुर्ग 50% रियायत ले सकते थे। 75 साल बुजुर्गों को 100% रियायत हासिल थी। रेलवे में बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायत खत्म कर दी गई है। ट्रेनों को खाली होने के बाद वॉशिंग लाइन पर ले जाया जाता है, जहां पूरी रेलगाड़ी को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाता है। कोरोना से बचाव के लिए ट्रेनों को किस तरह साफ किया जाते हैं, बता रहे हैं नबील नकवी। नबील, बताइएगा। ने कार्स धुलती देखी होंगी, अपनी बाइक्स धोई होंगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेन्स को किस तरीके से साफ किया जाता है और प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों के लिए साफ करके लगाया जाता है। आइए देखिए।
ये है लाहौर की वॉशिंग लाइन, जहां मुल्क भर से आने वाली रेलगाड़ियों को साफ किया जाता है। लाहौर जंक्शन पर गाड़ी को खाली हो जाने के बाद यहां पाकिस्तान के सबसे बड़े वॉशिंग लाइन पर लाकर खड़ा किया जाता है, जहां गाड़ियों की कोचिस को मुख्तलिफ शोबों के एतबार से मुकम्मल चेक किया जाता है। को हम अपने मैकेनिकल के लिहाज से इसको सिक्योर करते हैं ताकि इस पे कोई लूज शंट वगैरह ना। फिर जैसे हमारे मैकेनिकल के एक गैंग बनी है, उसके हम एडजस्ट कर देते हैं। हमारे साइड एग्जामिनेशन वाला साइड एग्जामिनेशन करता है, अंडर गियर वाला अंडर गियर करता है और प्रेशर वाला प्रेशर करता है। क्योंकि हमने एक टीम बनाई हुई है जो वॉश भी करते हैं, अंदर से क्लीनिंग करते हैं, दीवारें करते हैं, कमोड करते हैं और वाटर फिलिंग करते हैं। बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड, इकोनॉमी कोचेस को अलग अलग करके इनकी बर्थ और सीट से लेकर वॉशरूम तक को रेलवे मुलाजमीन अनथक मेहनत करके मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा करते हैं। तो जैसे कराक्रम की 18 है तो इसको हम कम से कम टाइम में 3 से 4 घंटे में क्लियर कर देते हैं। लाहौर के वॉशिंग लाइन पर बैक वक्त 9 गाड़ियों की सफाई सुथराई की जा सकती है। हर ट्रेन के लिए एक टीम मुंतखब होती है जो 2 से 3 घंटे में ट्रेन को मुसाफिरों के लिए तैयार करती है। आखिर में पूरी ट्रेन को सर्फ और पानी के साथ धोया जाता है। जो हमारे रेक लेंथी हैं, जैसे 18 कोचेज हैं, उन पे हमारा स्टाफ ज़्यादा है। जो वाम एक्सप्रेस है उसकी 7 कोचें हैं, उस पे हमारा स्टाफ कम है। कोरोना वायरस के पेश नज़र ट्रेन को खाली हो जाने के बाद सबसे पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है। 2.5-3 घंटे की सख्त मेहनत के बाद ट्रेन को यहाँ से मुकम्मल तौर पर साफ करके प्लेटफार्म तक पहुँचाया जाता है। अब मुसाफिर हजरात को चाहिए कि मुहज्जिब कौम होने के नाते इसमें गंदगी कम से कम फैलाएं। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत के जिला अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने का नोटिस ले लिया है। अदालत ने पंजाब के तमाम जजेस को इंतजामी अफसरान के मामले पर मीटिंग्स करने से रोक दिया है। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन जज लाहौर समेत पंजाब के तमाम जजेस को मरासला भी भिजवा दिया है। लाहौर हाईकोर्ट का जिला अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने का नोटिस अदालत ने पंजाब के तमाम जजेस को इंतजामी अफसरान के मामले पर मीटिंग्स करने से रोक दिया है। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम जजेस को मरासला भिजवा दिया। जिलाई अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अवल के इख्तियारात देने का संजीदा नोटिस लिया गया है। मरासले के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने इख्तियारात देने के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत नहीं की। मुशावरत के बगैर इंतजामी अफसरान को इख्तियारात देना ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में नन्हे बच्चे के सामने नाना को शहीद करने के वाक़े के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असफा आफ्ताब की जानिब से जमा कराई गई है। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में नन्हे बच्चे के सामने नाना को शहीद करने के वाक़े के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई गई। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पिछले दिनों जो है इंतहाई सोचनाक वाक़या जो है पेश आया, उसके मुताबिक जो है वो पंजाब असम्बली में करारदाद ने मुस्लिम लीग नून के रुकन ने जो है वो जमा करवाई, जिसमें जो है मौका इख्तियार किया गया कि मकबूजा कश्मीर में जालिम भारतीय फौज ने 3 साल नन्हे बच्चे के सामने जो है उसके नाना को शहीद किया। कश्मीर में जो है बेरहमाना वाक़े पर दुनिया की कश्मीरियों की हालत ज़ात पर बेहसी पे जो है वो काबिल मजम्मत है। वहां इसे बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। वादी जन्नत नज़ीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानियत की तजलील का सिलसिला जारी है। रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में आए रोज कत्लेआम, अगवा और लूटमार के वाकयात मामूल बन गए हैं। कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों आग और खून का खेल जारी है। आए दिन नौजवानों का कत्लेआम मामूल बना हुआ है। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में काबिज इंतजामिया ने सफाक एहलकारों को इंसानियत की तजलील की खुली छूट दे रखी है। कश्मीरियों के घर मिसमार कर दिए जाते हैं, मालो असबाब लूट लिया जाता है। खवातीन की बेहुरमती भारतीय फौज का शुआर है। घरों में दंदनाते घुस आने वाले भारतीय एहलकारों के खिलाफ मजामत पर नौजवानों को गोलियां मार दी जाती हैं। वादी में जबरी पाबंदियां बदस्तूर कायम है। ग़िज़ाई अजनास की तरसील और इलाज मुआवजे की सहूलियात पर पाबंदी आयद है।
कारोबारी मराकज पर ताले हैं। इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सर्विसेज मुअत्तल हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को वादी से बेदखल कर दिया गया है। सहावती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयत है। वादी में मोहलिक वबा के हमले भी जारी हैं, लेकिन काबिज इंतजामिया कश्मीरियों को इलाज और टेस्टिंग की सहूलियात फराहम नहीं कर रही। न जाने कितने अफराद अब तक कोरोना का निशाना बनकर दायरा फानी से कूच कर चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 नामों पर गौर किया जाएगा। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। सहरिश, बताएगा इजलास तलब कर लिया गया? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 6 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया। इस इजलास के अंदर पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 नामों पर गौर किया जाएगा। एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ख्वाजा वहीदुद्दीन और वकील इनाम खान, जबकि इसके अलावा फजल सुबहान और यूनिस खान के नामों के ऊपर गौर किया जाएगा। इजलास में जुडिशल कमीशन इमरान और अटॉर्नी जनरल शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सहरिश। और गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग और लोगों की शिकायत में भी इजाफा हो गया है। मजीद जान लेते हैं इजलाल हैदर से। इजलाल, बताएगा लाहौर में कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? जी, शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में तो इजाफा मुसलसल होता जा रहा है और दूसरी जानिब जो लेस्को हुकाम है उनकी जानिब से लोड शेडिंग में भी इजाफा किया जा रहा है। जिस तरह गर्मी का पारा चढ़ रहा है और उसी तरीके से जो वापडा हुकाम है उनकी जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है और जो शहरी हैं उनका भी पारा चढ़ता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिनमें बंद रोड का इलाका, गुलशन रवी, बागबानपुरा, एबट रोड और मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर लोड शेडिंग की जा रही है। और मुतादिद इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ट्रांसफार्मर की खराबी और तकनीकी वजूहात की बिना पर हर घंटे बाद लोड शेडिंग की जा रही है। और गुज़श्ता रात की बात की जाए तो बहुत से इलाके, सब्ज़ाजार, इकबाल टाउन, बंद रोड, शेरा कोट के इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी रात बिजली जो है वो गायब रही है। शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितने घंटे लोड शेडिंग का आपको सामना करना पड़ रहा है? 4-4 5-5 घंटे की लोड शेडिंग होती है और कोरोना की वजह से पहले भी काम की सूरत हाल बहुत ख़राब थी। अब अल्लाह करके थोड़ा काम खुला है तो बिजली जान नहीं छोड़ती। अब बिजली के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है। पंक्चर वाला पंक्चर नहीं लगा सकता। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, बाइक का और इंजन वगैरह का काम होता है। ड्रिल मशीनें चलती हैं। बिजली की बहुत जो है ना वो शॉर्टेज है, तो बिल भी ले रहे हैं और लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, तो हम इस वजह से बहुत अच्छा, वापडा हुकाम का कहना है जिन इलाकों में जो बिल की यानी कि जहाँ पर नहीं पे किया जा रहा और जहाँ पर जो शॉर्टेज है बिजली की, वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। आप इस पर क्या कहें? हम तो बिल दे रहे हैं, बिल तो सब दुकानदार दे रहे हैं, सब इधर इलाके वाले बिल दे रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं ये, और ये झूठा इल्जाम है अवाम के ऊपर। अवाम से बिल भी ले रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी से भी बिल ले रहे हैं। बिल तो ये किसी को भी नहीं छोड़ते। तो हमारी हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि ये इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाएं, खुदारा ये बिजली का मसला हल करें। गर्मियों का सीज़न है और ये बहुत परेशानी वाली बात है। जी बिल्कुल, शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो वापडा हुकाम है उनकी जानिब से लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है, जबकि लेस्को काम से जो मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है जो 40% से ज़ायद लाइन लॉसेज वाले इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इजलाल आपका। साहूवाल रेंटल पावर केस में राजा परवेज अशरफ की वरीयत का फैसला चैलेंज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने अपील दायर की और एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए हैं। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। असलम, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने साहूवाल रेंटल पावर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की जो वरीयत का फैसला है उसको चैलेंज कर दिया और इस हवाले से उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर दिया है। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का जो 25 जून का फैसला है उसमें चैलेंज किया और अपील में ये मौक़िफ़ अपनाया कि एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए हैं। एहतसाब अदालत ने 25 जून को फैसले को कलअदम करार दिया था और राजा परवेज अशरफ समेत दीगर 10 मुल्ज़िमान थे जिनको इस केस में जो है वो वरीयत मिल गई थी। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर। और अब आपको बताएं कि सऊदी इत्तेहाद ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फिर यमन पर चढ़ाई कर दी। अल हिदादा में 24 घंटे के दौरान सैकड़ों हमले किए गए हैं।
यमन पर सऊदी इत्तेहाद के हमले कम न हुए। अल हदीदा के मुख्तलिफ इलाकों पर सऊदी इत्तेहाद के सैकड़ों बार जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। 18 दिसंबर 2018 को स्टॉकहोम में यमनी फौज और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान अल हदीदा सूबे में फायरबंदी पर इत्तफाक किया गया, लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने कभी भी इस फायरबंदी का एहतराम नहीं किया। मार्च 2015 से जारी सऊदी जाहिरियत और जंग के नतीजे में 10,000 बेगुना यमनी शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी इस जंग के जरिए इस्तीफा देकर रियाज भाग जाने वाले साबिक यमनी सदर मंसूर हादी की कठपुतली हुकूमत को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते थे। सऊदी इत्तेहादी अपने वहशियाना हमलों और यमन का सख्त तरीन मुहासरा करने के बावजूद अभी तक अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। थादिल, जिसे सिंध के सकाफती मशरूब भी कहा जाता है, यहाँ के लोग सदियों से इस मशरूब को पीते आए हैं और पसंद भी करते हैं। इसमें मगसियात, बादाम, सौंफ, मिश्री, जीरा, नमक, चीनी, खसखस और दीगर मसाला जात डाला जाता है। इसीलिए ये फरहत बख्श होने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद गर्दाना साबित जाता है। बिल्कुल मौसम सरमा हो, मौसम गर्मा हो, मौसमों के एतबार से हर खित्ते के अंदर कोई ऐसी अशिया जो खाने पीने की होती है जिसके खाने पीने से उसकी हिद्दत में कमी वाक़ई होती है। हम ऐसे स्पॉट पर मौजूद है जहां पर एक नोच फरमाया जाने वाला, पिया जाने वाला मशरूब जिसे थादल कहा जाता है, जो कभी हाथ से तैयार होता था लेकिन अब इसके तैयार करने के लिए लोगों ने मशीन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये किन अशियाओं से मिलकर तैयार होता है, हमारे साथ इसको बनाने वाले, फरोख्त करने वाले मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इसको किन चीज़ों से बनाते हैं। हाँ जी, ये बनता है जीरे से, गरी से, चारे मगज इसमें डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, इलायची डालते हैं, बादाम डालते हैं, ये नशा से बन के बनता है। अच्छा, इसमें जो ये रंगत आती है सफ़ेद, और ये कैसे आती है और इसमें नौरस क्यों डालते हैं आप? ये डालते हैं सफ़ेदी के लिए, जो इसका रंग होता है ना, ये खसखस की वजह से सफ़ेद होता है। और ये मिसाल जो इसमें ऐड करते हैं ये खुद जायके के लिए, और नौरस भी इसको लोग पसंद करते हैं पीने में, नौरस डालने में। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये किन अशियाओं से मिलकर बनता है और इनको पीने वाले क्या महसूस करते हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। जी, थादल पीकर कैसा महसूस करते हैं? थादल बहुत लजीज मशरूब है, इसके पीने से जो है ना हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं और गर्मी की शिद्दत टूट जाती है। आप कैसा महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम भैया, बहुत अच्छी है थादल और दिल के लिए सुकून है, ठंडक के लिए ये ठंडी है थादल। जी हाँ जी, जैसा कि ये जिस्म को तवानाई और फरहत बख्शती है, और सिंध के जैसे दाखिली रास्तों में हम दाखिल होते हैं तो आपको ये स्पॉट की सूरत में या छपरी की सूरत में या डेरे की सूरत में आपको मिलेगी। और ये जो ठंडाई के नाम से, सरदाई के नाम से और थादल और घोटे के नाम से मशहूर है, लोग इसको पीकर जो है अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आशु कुरैशी, आप अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि चिमटे की मुनफरिद धुनों और बेमिसाल आवाज के जादू से मद्दाहों को महसूर करने वाले सदी के अजीम लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए हैं।